हेलो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो आज हम एसएसटी में एक नया चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है द यूनियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। इस चैप्टर के बाद आप ये समझ पाएंगे कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होती है, रियल एग्जीक्यूटिव क्या होती है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या होती है, कितने टेन्योर्स के लिए वो काम करते हैं, कितनी सैलरी उनको मिलती है, क्या इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, क्या जो नॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस होता है वैसे ही होता है या कुछ और तरीके से होता है। और साथ साथ में हम पावर एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, उनकी जुडिशरी पावर क्या होती है, उनकी फाइनेंशियल और इमरजेंसी पावर के बारे में हम देखेंगे। साथ साथ में हम एक और पोस्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम जानेंगे और साथ साथ में हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके फंक्शंस को हम देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो आप सभी को बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव और थर्ड जुडिशरी। तो थोड़ा सा जो हमने प्रीवियस पढ़ा था लेजिस्लेचर, आपने सबने देखा था कि उसमें जो हमारी पार्लियामेंट्स होती है वो पार्लियामेंट हमारे 3 पार्ट से मिलकर बनती है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर हमारे पार्लियामेंट्स को बनाते हैं। और आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसमें एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव क्या होती है। देखिए एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है कि जो भी जुडिशरी ने जो लॉ बनाए हैं उनको इन्फोर्स कराने का काम होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। अगर हम देखें इंडिया की पूरी हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को जो रन कराने का काम भी होता है वो एग्जीक्यूटिव का होता है। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उसका जो फॉर्म है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है। दैट मीन ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म होने के नाते हमारे यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और सेकंड रियल एग्जीक्यूटिव। अगर हम देखें कि इंडिया हमारा एक रिपब्लिक कंट्री है और यहाँ पर हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है वो सब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूटिव सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में होती है, लेकिन इनको एक्सरसाइज कराने का काम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है, जिसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहलाता है। अब अभी एक पिक्चर्स देख रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको ओथ दिलाते हुए प्रेसिडेंट, और ये जो लोग हैं आप देख रहे होंगे ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे करंटली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। वो अगर देखा जाए वो हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स का पार्ट है और वो सारे उन चीज़ों से बाउंड है जहां पर जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस करती है उनको पूरा करना, उनको एक्सेप्ट करने का काम हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। कई बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लग सकता है कि ये जो बात है ये सही नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, तो वो इसको रिकंसिडरेशन के लिए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर दोबारा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने वही बात पारित करी तो उनको एक्सेप्ट करना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये उन चीज़ों से बाउंड होते हैं। आप सभी को पता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और उसी तरह से जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे। इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो क्या क्वालिफिकेशन होती होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो हम उसके बारे में क्वालिफिकेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि उनका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। उनकी जो एज है 35 ईयर्स या अबव एज होनी चाहिए और वो क्वालिफाई होने चाहिए। जो लोकसभा की जो मेंबरशिप, लोकसभा के मेंबर्स की जो के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए वो बिल्कुल तैयार होने चाहिए। और साथ साथ में अगर हम बात करें टेन्योर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो टेन्योर्स होता है 5 ईयर्स के लिए होता है। हाँ, री इलेक्टेड हो सकते हैं दोबारा। केवल इंडिया में केवल जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही दोबारा री इलेक्ट हुए हैं, उनके अलावा कोई दूसरा अभी तक री इलेक्ट नहीं हुआ। तो देखते हैं इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। क्या जैसे हमारे नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं क्या वैसे ही कि जहां पब्लिक ऑफ इंडिया की जो पब्लिक है वो डायरेक्टली उनको सेलेक्ट करती है, क्या वैसे ही इलेक्शन होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वैसे इलेक्शन नहीं होते हैं। इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली का मतलब है कि हमारे यहाँ पर जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, जो राज्यसभा के मेंबर हैं और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर हैं वो लोग उनको वोट करते हैं। दैट मीन इनका जो वोटिंग जो प्रोसीजर है वो डायरेक्टली नहीं होती है, वो इनडायरेक्टली तरीके से इनको
वोट किया जाता है। और सबसे बात इसमें भी जरूरी है कि जो भी नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आप सभी को पता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें जो लोकसभा है उसके 2 मेंबर्स जो होते हैं एंग्लो इंडियन, है ना, उनको नॉमिनेट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। उसी तरह से हमारी जो राज्यसभा है उसमें 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किए जाते हैं। इसी वजह से नॉमिनेट मेंबर्स जो होंगे वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी एक बात जरूरी कि जो इनके जो इलेक्शंस होते हैं उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन। और जिसमें भी टोटल जितने भी वोट है उसका 50% से ज्यादा अगर किसी को वोट मिले हैं तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा। अब डू यू नो, हम देखते हैं वराहगिरी वेंकट गिरी जो 5th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट थे, वो 1969 में उनका जो इलेक्शन हुआ था वो नीलम संजीव रेड्डी के साथ में हुआ था। और उसमें वराहगिरी वेंकट को जो वोट मिले थे वो 4,20,077 वोट मिले थे। और उसी तरह से नीलम संजीव रेड्डी को जो वोट मिले थे 4,05,427 वोट मिले थे। लेकिन क्लियरली जो 50% का जो कोटा था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से वराहगिरी वेंकट गिरी जो इलेक्शंस उन्होंने जो जीता था वो सेकंड प्रेफरेंस के वोट के बिहाफ पर उन्होंने जीता था। दैट मीन यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो प्रेफरेंस उसके अंदर मेंशन की जाती है। मतलब यानी कि आप जैसे नॉर्मली जो इलेक्शंस होते हैं ना उसमें जैसे बीजेपी हो गया या कांग्रेस हो गया तो आपको किसी एक पार्टी को सेलेक्ट करना होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के लिए जो जो भी नॉमिनेट है उन में सब आपको प्रेफरेंस आपको लिखनी होती है कि आपको नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कैसे हैं। तो ऐसा 5th जो इलेक्शन था, जो 5th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था वो सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर हुआ था। वराहगिरी वेंकट गिरी जो थे सेकंड प्रेफरेंस के वोट के आधार पर विनर घोषित किए गए थे। अब बात करते हैं इम्पीचमेंट। देखिए इम्पीचमेंट क्या होता है। इम्पीचमेंट वो प्रोसेस होता है जहां पर प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। देखिए अगर हमने कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वही सब कुछ है, सुप्रीम है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशंस करते हैं तो आप जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है वहां पर 2/3 मेजोरिटी से ये एक प्रस्ताव लेकर आया जाता है और एक रिजोल्यूशन करवाया जाता है। अगर ये रिजोल्यूशन सक्सेस होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी पोस्ट से हटना होता है। अब हम बात करेंगे सक्सेशंस की, बात करेंगे कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर किसी कारणों की वजह से अगर वेकेंट हो जाती है तो किस तरह से क्या किया जाता है। तो अगर प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है चाहे वो रेजिग्नेशन के कारण हो या किसी डेथ की वजह से हो या इम्पीचमेंट की वजह से हो तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो जो सारा वर्क होते हैं वो उसको टेक ओवर करना होता है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब ऐसी कोई पोस्ट वेकेंट हो जाती है तो 6 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाने होते हैं। आप देख रहे होंगे, एक फोटो देख रहे होंगे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थे वो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। आप जानते हैं अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट अगर वैकेंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको वो सारा काम जो होंगे वो सारा काम वो देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये बात है कि कभी भी प्रेसिडेंट की पोस्ट कभी वैकेंट नहीं हो सकती। अगर हम प्रोसीजर देखें इलेक्शंस की तो कैसे इलेक्शंस होते हैं, हमने कहा था कि जितने भी जो इनके जो वोट होते हैं वो इनडायरेक्टली तरीके से होते हैं। दैट मीन यहाँ पर पीपल्स ऑफ इंडिया जो होती है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो यहाँ पर जो हमारे लोकसभा के मेंबर है, हमारे राज्यसभा के मेंबर और हमारे स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर नॉमिनेट मेंबर जो होते हैं वो उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और यहाँ पर जो इलेक्शन जो होते हैं ना वो यहाँ पर वोट वैल्यू काउंट किया जाता है, यहाँ पर वोट वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे राजस्थान के जैसे एमएलए की बात करें कि राजस्थान के एमएलए की वोट वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर वोट वैल्यू निकालने के लिए हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट लेते हैं। और मैंने कहा भी था कि ये टोटल पॉपुलेशन जो स्टेट है वो अभी की जो 2011 का जो सेंसस है वो नहीं लिया जाता है। 1991 की जो पॉपुलेशन है उसको बेस ईयर मानकर हम पॉपुलेशन निकालते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से। और नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली के जो हैं
वो डिवाइड करके हम क्या करते हैं, एमएलए का वोट वैल्यू निकालते हैं। जैसे हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 200 मेंबर्स हैं स्टेट असेंबली के। अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टेट असेंबली के जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं उनको डिवाइड करके हम ये एमएलए की वोट वैल्यू को काउंट किया जाता है। अगर हम एमपी की वोट वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑल द इलेक्टेड एमएलए ऑफ द स्टेट असेंबली, और इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्टेड ऑफ एमपी बोथ द हाउसेज के, अगर एमपी जो हैं उनको अगर डिवाइड करेंगे तो इस तरह से एमपी का वोट वैल्यू आता है। देखिए बात करते हैं जहां पर जो हमने कहा था ना कि यहाँ पर जो बैलेट पेपर होते हैं उसके अंदर प्रेफरेंस लिखनी होती है। कोई एक क्लियरली पार्टी को आपको वन नहीं करना होता है, यहाँ प्रेफरेंस देनी होती है। अगर इफ द कैंडिडेट ऑफ वोटर्स फर्स्ट चॉइस आर नॉट गेटिंग इलेक्टेड, अगर कोई कैंडिडेट है जो फर्स्ट चॉइस में इलेक्टेड नहीं हो पा रहा है तो उसके जो वोट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं वो सेकंड कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। हमने कहा ना जो फिफ्थ जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुए थे, वराहगिरी वेंकट रमन जो प्रेसिडेंट बने थे, वराहगिरी वेंकट गिरी जो प्रेसिडेंट बने थे वो इसी वजह से बने थे। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो भी प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जितना विन होना चाहता है उनको 50% का जो कोटा होता है वो पूरा करना होता है, कि जितने भी जो वैलिड वोट्स हैं उसको डिवाइड किया जाता है, 2 से डिवाइड किया जाता है +1, दैट मीन 51% से अधिक अगर किसी को मोर देन ज्यादा वोट है तो उसे प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन इंडिया को पोस्ट के लिए उनको विन किया जाता है। अब बात करते हैं एमुलमेंट्स और एम्यूनिटीज की बात करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कितनी सैलरी मिलती है। तो अगर बात करें मंथली सैलरी तो 5 लाख रुपीस पर मंथ सैलरी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। साथ साथ में उनके बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, उनको एक फर्निश्ड रेजिडेंस दिया जाता है। जो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति भवन जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है ना, वो उनको रेजिडेंशियल के तौर पर दिया जाता है। अगर बात करें रिटायरमेंट के बाद में देखें तो रिटायरमेंट के बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए जो महीना होता है वो उनको रिटायरमेंट पेंशन के रूप में दिया जाता है। साथ साथ में उनको रेजिडेंस दिया जाता है, साथ साथ में स्टैब्लिशमेंट चार्जेस दिए जाते हैं, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, मोबाइल फोन और इंटरनेट के जितने भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है। आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली के अंदर है जो बहुत एक विशाल प्लेस है, और साथ साथ में इसके साथ में अब हम पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं। आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के हेड होते हैं। इसी वजह से जितनी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जितने भी जो डिसीजन जो लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नेम से लिए जाते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो गया, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट हो गए, गवर्नर, चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के जितने भी जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किए जाते हैं। साथ साथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन के जितने भी जो मेंबर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और जो हमारी डिफेंस जो है उनके जो सुप्रीम कमांडर है, जैसे नेवी हो गया, आर्मी हो गया और एयरफोर्स जो हो गया, उनके जो जनरल हैं उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कमांडर है तीनों ही फोर्स के, और उनको ये राइट है कि वो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेती है वो डिसीजन उन तक पहुंचे। अब बात करते हैं हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। आप सभी को पता है प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो इंटीग्रल पार्ट है, वो इंडियन पार्लियामेंट के ही इंटीग्रल पार्ट है। और प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, समन भेज सकते हैं और दोनों जो हाउसेज है उनको एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। हर साल जो फर्स्ट सेशन होता है ना पार्लियामेंट्स का वो हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एड्रेस से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पर कि जो लोकसभा है उनको डिसोल्व कर सकते हैं बिफोर एक्सपायरी। आप सबको पता है ना लोकसभा 5 इयर्स के लिए हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो उससे पहले भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से क्या कर सकते हैं, उससे पहले ही 5 ईयर से पहले ही डिसोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए कि जो भी बिल्स वगैरह जो लो बनता है ना वो हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर से लो बनता है। अगर कोई भी लो अगर कोई भी बिल अगर लाया जाता है किसी भी हाउसेस के अंदर, अगर उस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर्स नहीं हुए तो वो कभी लो नहीं बन पाता है। और मनी बिल आप सभी को पता है जो कि लोकसभा में लेकर आया जाता है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल से, प्रायर अप्रूवल से ही लाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि
राज्यसभा के अंदर जो 12 नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं, जो डिफरेंट सेक्टर से आते हैं, जिसमें आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस हो गया, स्पोर्ट्स से हो गया, वो सारे जो नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं उनका नॉमिनेशंस भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसी तरह से इसी तरह लोकसभा देखा जाए तो लोकसभा में भी 2 मेंबर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं, जो एग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं फाइनेंशियल पावर की बात देखते हैं। इंडिया का जो एनुअल बजट जो होता है ना, वो प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से प्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह से मनी बिल हमने कहा था ना कि जो मनी बिल जो लाया जाता है लोकसभा के अंदर, उसके लिए भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल की नीड होती है। और उनके पास ये पावर होता है कि वो मेंबर ऑफ फाइनेंस है ना, कमीशंस जो है, फाइनेंस जो कमीशन है उसका जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा होता है। अगर कोई ऐसी कोई कंडीशंस हो गए जहां पर जो भी ऐसा इंडिया में कोई इस तरह की कोई आपदा आ गई है ना, तो उस समय क्या होता है, इनके पास एक फंड होता है जिसको कहा जाता है कंटिजेंसी फंड। वो कंटिजेंसी फंड भी अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो वो नॉर्मल, जैसे अभी कोविड जैसी सिचुएशन आई, तो ऐसी बहुत सारे जब सिचुएशन आती है तो एक कंटिजेंसी फंड है, वो कंटिजेंसी फंड भी वो इसके लिए ओपन कर सकते हैं राहत कार्य के लिए। साथ साथ में हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर। देखिए प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर होती है वो क्या होती है, आप सभी को पता है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं इंटीग्रल पार्ट होते हैं हमारे पार्लियामेंट्स के। इसी वजह से वो दोनों हाउसेस को जो एड्रेस कर सकते हैं, और जो फर्स्ट सेशन होता है पार्लियामेंट्स का वो उन्हीं के एड्रेस से स्टार्ट होता है। और लोकसभा है ना, बिफोर जो 5 ईयर से वो डिसोल्व कर सकते हैं। और कोई भी जो बिल है ना जो पार्लियामेंट के अंदर रखा जाता है वो लो तभी बन पाता है जब उसके ऊपर जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके सिग्नेचर्स होते हैं। और आपको पता है मनी बिल को भी लोकसभा में लाने से पहले जो प्रायर अप्रूवल लेनी होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा लेनी होती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं। इंडिया का जो एनुअल बजट होता है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही नाम से प्रेजेंट किया जाता है, और ये बजट लाने से पहले उनकी अप्रूवल लेनी होती है। साथ साथ में उनके पास ये पावर होती है कि वो अपॉइंट कर पाए फाइनेंस कमीशंस के जितने भी जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा होता है। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जब इंडिया के ऊपर आती है, कोई राष्ट्रीय आपदा जब आती है, तो उनके पास में एक फंड होता है कंटिजेंसी फंड। वो कंटिजेंसी फंड को वो प्रोवाइड करवा सकते हैं उस आपदा को पूरा करने के लिए। अब हम बात करते हैं जुडिशियल पावर की बात करते हैं। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हो जाए चाहे वो हाई कोर्ट हो जाए, उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर किसी को फांसी की सजा या कोई सजा याफ्ता कैदी है तो उनकी मर्सी, उनकी दया याचिका के लिए भी राष्ट्रपति को गुहार की जा सकती है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनकी सजा को कम करवा सकते हैं, और उनकी जो फांसी की जो सजा है उसको भी वो पोस्टपोन या कैंसिल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं क्या इमरजेंसी पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो जो नेशनल इमरजेंसी हो जाए है ना, जब कंट्री के ऊपर कोई वार, कोई दूसरी कंट्री वार अगर वॉर छेड़ देती है, या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन अगर कोई हो जाता है, इंटरनल आर्म रिबेलियन हो जाता है कि जो सेना है वो विद्रोह कर दे, तो इस समय अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वो एक इमरजेंसी पूरे कंट्री में लगा सकते हैं। अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन कर जाए तो उस समय प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। आपको पता होगा ना कि जब हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा आर्टिकल 370 था तो हमने जब रिमूव किया था, तो उस समय भी कुछ ऐसे सिचुएशंस हो गए, तो लगा था कि यहाँ पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी अगर चाहें तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो सकता है। और अब बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की, कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर जैसे कोई वॉर आ जाए, इस तरह की अगर कोई कंडीशन आ जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और जितनी भी जो इमरजेंसी पावर होती है प्रेसिडेंट की, वो अपनी मन मर्जी से नहीं लगाते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस करते हैं, रिटर्न एडवाइस होती है, उसी को ध्यान में रख कर ये जो इमरजेंसी होती है वो लगाई जाती है। अब हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो उपराष्ट्रपति जिनको कहा जाता है, वो किसी भी हाउस से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी के भी मेंबर हो सकते हैं। और इनका जो इलेक्शन जो होता है वो सेम जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शंस होते हैं उसी तरह से इनके इलेक्शंस होते हैं। वही सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम,
वही सिस्टम यहाँ अडॉप्ट किया जाता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। जो लोकसभा के अंदर जो लोकसभा स्पीकर जो सारे काम करता है वही काम उनको राज्यसभा में करने होते हैं। हाँ, लेकिन ये राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते हैं। इसी वजह से जब राज्यसभा में ऐसा कोई इश्यू आता है जहां पर वोटिंग की जाती है तो ये वोटिंग में इनको कोई राइट्स नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब दोनों ही दो बराबरी में जब आता है तो उनको कास्टिंग वोट करने के लिए उनको मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जो अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर किसी भी वजह से प्रेसिडेंट की जो पोस्ट अगर वेकेंट हो जाती है, चाहे वो इम्पीचमेंट की वजह से हो, चाहे वो डेथ की वजह से हो, चाहे वो रेजिग्नेशन की वजह से हो, तो उनका जो वर्क जो टेक ओवर करते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इंडिया के जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनको उनके जो लीडर यानी कि जिसको कहा जाता है चांसलर, है ना, वो चांसलर हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। इसी तरह से देखा जाए हमारे राज्यों के अंदर भी हमारे यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, तो उन राज्यों की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है उनको गवर्न करने का काम, है ना, वो उनका जो चांसलर का जो वर्क होता है वो वहां के गवर्नर करते हैं। अगर बात करें हमारे यहाँ नए जो न्यू प्रेसिडेंट जो हैं वो उनके इलेक्शन विद इन 6 मंथ करवाने होते हैं। तो जो 6 मंथ के दौरान जो प्रेसिडेंट को जो एम्यूनिमेंट्स और जो जितने भी प्रिविलेज मिलते हैं वो सारे प्रिविलेज वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा और जिसका जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को ताकि वो अपने फंक्शंस को पूरा करे। दूसरी बात, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो नॉर्मली इलेक्टेड होते हैं हमारे लोअर हाउस यानी कि लोकसभा से। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं और जो स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनमें सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है और फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से जो प्रेसिडेंट है वो अदर मेंबर्स को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। और मिनिस्टर्स के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, लेकिन 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 उनको किसी न किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए। अगर किसी मिनिस्टर के पास किसी हाउस की मेंबरशिप नहीं है तो उनको विद इन 6 मंथ के अंदर किसी न किसी हाउस का उनको मेंबर बनना होता है, यानी कि उनको इलेक्शन लड़ना होता है। अगर वो नहीं लड़ पाए, अगर नहीं जीत पाए तो वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो किसी न जो कोई मेजोरिटी पार्टी होती है वो उसी पार्टी से आते हैं। दूसरी बात, अगर कोई मेजोरिटी नहीं मिल पा रही किसी पार्टी में तो कुछ पार्टियां मिलकर आपस में क्या करते हैं, अलायंस बनाते हैं। और जो अलायंस बनाकर जो उनमें से जो होगा प्राइम मिनिस्टर उसको इलेक्ट किया जाएगा। और जो इस तरह का अलायंस करते हैं उसी को कोलिशंस गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे इंडिया में, जैसे अभी हम देखा जाए तो इंडिया में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, अभी जो गवर्नमेंट है एनडीए की गवर्नमेंट है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस की पार्टी है। दैट कुछ पार्टीज है जो बीजेपी के साथ अलायंस बनाकर उन्होंने एक एनडीए पार्टी बनाई। जैसे इससे पहले हम देखा जाए तो इससे पहले कांग्रेस की पार्टी नहीं थी, कांग्रेस नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ पार्टीज के साथ मिलकर अपना अलायंस बनाकर उन्होंने अपना यूपीए बनाया था, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो हमेशा कलेक्टिवली वर्क करते हैं और एक दूसरे की गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहते हैं ना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो एक साथ स्विम करते हैं और एक साथ सिंक टुगेदर करते हैं। अगर किसी ने एक ने गलती करी तो वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर भारी पड़ती है, इसीलिए उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब कैबिनेट और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो एक ही बॉडी नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से ही कुछ पावरफुल पर्सनैलिटीज होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इंडिया की जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो पॉलिसी है उसको बनाते हैं, वो डिसीजन लेते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। और जो भी इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे अलग अलग जैसे हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गए, फॉरेन अफेयर्स हो गए, उनमें क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करते हैं। साथ साथ में जो लेजिस्लेटिव जो उनके फंक्शंस होते हैं जिसमें उनको लॉ बनाने होते हैं, दूसरे उनको एनुअल बजट, है ना, वो सारे जो काम होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की, बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर। आप सभी को पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो हेड करता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब सारी अगर रियल एग्जीक्यूटिव देखी जाए तो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द ही घूमती है। मतलब पाइवट पॉइंट देखा जाए
तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको फॉर्म करते हैं, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर मीटिंग अरेंज करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि वो लोकसभा का जो सेशन है उसको स्टार्ट करे या उसे डिसोल्व करें। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, उनके जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो एडवाइस से किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से, जैसे चेयरमैन हो गए, यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, चाहे वो इंडिया के एम्बेसडर्स हो, उन सबका अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से किया जाता है। और ये लिंक प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में एक लिंक बनाते हैं, और जितनी भी कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच की जो मीटिंग्स है ये अरेंज कराना भी प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। और ये जितने भी जो अलग अलग जो हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, अगर हम देखें एज ए लीडर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो उनकी जो डिसीजंस होते हैं वो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, और उनके जो व्यूज होते हैं वो वेरियस पॉलिटिकल पार्टी और इकोनॉमिक जो इश्यूज होते हैं वो वैल्यूड किए जाते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि कोरोना के टाइम पर जब लॉकडाउन इम्पोज किया था, उनको प्राइम मिनिस्टर को किसी से एडवाइस नहीं लेनी थी, और दूसरी बात उन्होंने जो 500 और 1000 के नोट्स को उन्होंने लीगल करेंसी मानने से जब मना किया था, जब नोटबंदी हुई थी, तो वो सारे के सारे डिसीजन उनके खुद के थे। इसी वजह से देखा, तो इसी वजह से सारे जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। थैंक यू। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ऐसे ही कुछ नए वीडियोस के साथ में और मिलेंगे, तो हम मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।